नमस्कार साथियों। टी2 की परीक्षा की तैयारी की ये 7वीं वीडियो है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले एक क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या बौद्धिक विकास का। तो साथियों, जो अवधारणाओं का विकास है, ये डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, इसका जो है सीधा संबंध हमारी जो है सोचने समझने या याद रखने और तर्क करने की क्षमता से होता है ना। तो अब जब कोई बच्चा या व्यक्ति जो है नई अवधारणाओं को, नए कंसेप्ट को सीखता है, तो वो अपने दिमाग में क्या करता है? बुद्धि का उपयोग करता है। किसका करता है? बुद्धि का उपयोग। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा, बुद्धि का उपयोग तब होगा जब बौद्धिक विकास होगा, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगर हम देखते हैं पहला ऑप्शन ए, जो शारीरिक विकास है हमारा, तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना, तो ये तो जो है शरीर की बनावट से रिलेटेड होता है। मतलब हमारी शरीर की बनावट कैसी है, या फिर हम अंगों का विकास कैसा हो रहा है, इससे रिलेटेड है। और जो सामाजिक विकास है, तो सोशल डेवलपमेंट है हमारा, कि जो है समाज में दूसरों के साथ कैसे हमारे संबंध हो रहे हैं, किस प्रकार हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से जुड़े हैं, ये सब सामाजिक विकास का हिस्सा है। संवेगात्मक विकास को देखें तो जो है ये जो है हमारे किससे, भावनाओं से, इमोशंस जो होते हैं उनसे जुड़ा रहता है। जैसे हमारा डर है, गुस्सा है ना, खुशी है, घृणा है। तो उसको समझाने और निर्धारित करने का तरीका है संवेगात्मक विकास में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करके सीखना यानी कि लर्न बाय डूइंग जो है ना, शिक्षा में क्यों सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? क्योंकि इसमें बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं और अनुभव प्रत्यक्ष होता है यानी कि डायरेक्टली। और या फिर क्योंकि इससे समय बचता है, या शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, या स्कूल की फीस का सदुपयोग होता है। तो साथ ही स्कूल की फीस का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, बात की बात है। ये तो फीस को, और शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वैसे ही नहीं हो सकता। शिक्षक तो ऑलरेडी जो है मेहनत ज़्यादा करने के लिए तैयार बैठा है। कौन कह रहा है कि जो उसे कम, और कोई नहीं चाहता कि शिक्षक से कम मेहनत करवाई जाए, तो अधिक से अधिक मेहनत लेते हैं। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। और समय की बचत, ठीक है, करके सीखना समय की बचत करता है। तो ये ऐसा है, लेकिन करके सीखने में तो दिक्कतें भी होंगी ना, समस्याएं भी आएंगी, फिर उनके समाधान ढूंढे जाएंगे, और तब जा करके होगा। तो समय बचेगा नहीं, समय बढ़ेगा हालांकि। लेकिन है क्या, जो करके सीखना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना, क्यों प्रभावी माना जाता है? वो इसलिए प्रभावी माना जाता है साथियों, क्योंकि इसमें जो बच्चे की सभी ज्ञानेंद्रियां ना, सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। ठीक है, जैसे ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं ना, तो वो सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। और उससे बच्चे को जो है जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली जो है एक्सपीरियंस ले सकता है वो, कि किसी चीज़ को करने से उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, सदपरिणाम निकल रहे हैं या दुष्परिणाम निकल रहे हैं। ठीक है, ये देख सकता है वो। और उसके बाद जो है इससे जो है बच्चे का ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है ना। स्थायी ज्ञान उसे प्राप्त होता है किससे? लर्न बाय डूइंग से, करके सीखने से। तो आंसर इसका जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज विधि। ठीक है, इसे खोज विधि या अन्वेषण विधि कहते हैं, या ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो इसके जनक कौन से थे, मतलब हु इज द फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड? तो जॉन डीवी, प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रांग, या किलपैट्रिक, या अरस्तू। तो इसका जो ह्यूरिस्टिक विधि थी साथियों, इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जनक थे, वो कौन थे? प्रोफेसर एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब हेनरी, इसका पूरा नाम था हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये इनका नाम था पूरा। और जो ये ह्यूरिस्टिक विधि है, इसमें जो छात्र को एक खोजकर्ता या अन्वेषक के रूप में रखा जाता है, जहाँ वो क्या करता है, जहाँ वो खुद कर करके एक्सपीरियंस लेता है और उससे लर्न करता है, मतलब अनुभव से सीखता है अपने। ठीक है, तो आंसर इसका बी आ गया राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है साथियों, सांकेतिक भाषा, ठीक है, या साइन लैंग्वेज का प्रयोग स्कूल में विशेष रूप से किसके लिए किया जाता है? साइन लैंग्वेज है क्या साथियों? साइन लैंग्वेज मतलब एक ऐसी भाषा जो विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, हाथों के इशारों से, चेहरे के भावों से, या शारीरिक हाव भाव का उपयोग करके चल के इधर उधर, ठीक है। तो वो सब मतलब इशारों से, ठीक है, कुल मिला के इशारों से जो है जो चीज़ होती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता, कहा जा रहा है? दृष्टिवादी बच्चों के लिए। देखो दृष्टिवादी बच्चे तो साथियों क्या है, देख ही नहीं पाएंगे तो वो संकेतों को समझेंगे कैसे? ना देख नहीं पाएंगे तो गलत हो जाएगा। मेधावी छात्रों के लिए, मेधावी छात्र यानी कि टोटली फिट बच्चे हैं मेधावी छात्र। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो है दृष्टिवादी बच्चा या कोई और बच्चा मेधावी नहीं हो सकता। बट यहाँ इन द सेंस जब हम बात कर रहे हैं साइन लैंग्वेज की, तो यहाँ मेधावी छात्र को हम ऐसा मान रहे हैं जिसके पास नज़र भी है, समझने का तरीका भी है, और जो नॉर्मली फिट भी है, ठीक है, और श्रवण बाधित नहीं है, मूक बधिर नहीं है। और विदेशी छात्र तो आता ही नहीं, इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये श्रवण बाधित के लिए साथियों, जब कोई बच्चा सुन नहीं पाता, ठीक है, तो मूक बधिर बच्चा वो देख तो पाता है, तो वो समझ सके करके साइन लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चाम्स्की के भाषाई सिद्धांत के अनुसार बच्चों के मस्तिष्क में भाषा सीखने का कौन सा यंत्र जन्मजात रूप से काम करता है ना? तो एक ये भाषाविद थे साथियों, उनका नाम था नोआम चाम्स्की, नोआम, ठीक है, नोआम चाम्स्की, चाम्स्की। तो ये इनका नाम था, ठीक। तो इनके अनुसार जो है क्या था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है ना, जन्मजात। तो ये जन्मजात होती है। और इनके अनुसार जो बच्चों के जो मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में एक जो है काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी आपका उपकरण होता है, इमेजिनरी टूल होता है, ठीक है, जिसे मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लेड कहते हैं उसे, LED, लेड, ठीक। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या जो है भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक। तो यह उपकरण जो है बच्चों को स्वाभाविक रूप से व्याकरण के नियमों को सीखने और भाषा को समझने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा सही आंसर आ जाता है साथियों वो आता है LED, लेड, है ना, लेड। अब साथ में इन ऑप्शंस को भी हम देखते जाएंगे, क्योंकि इससे जो है हमारे एक प्रश्न में कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे, है ना। और हमारा जो है ज्ञान ये जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जो ZPD है साथियों ना, ZPD, तो इसको कहते हैं हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, DVLOPIMENT। तो ये जो है इसमें के पीछे जो अवधारणा है वो ये है कि बच्चे के वास्तविक जो विकास का स्तर है और संभावित विकास का स्तर, उसके बीच में कितना अंतर है, क्या क्या अंतर है, ठीक है। मानना ये समझ लीजिए कि जो है क्लास 8th का एक बच्चा है ना, 8th का बच्चा, हमने देखा कि काफ़ी होशियार है ये बच्चा, और हमने जो है उसे कोई स्कॉलरशिप वाला एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करवाई, और हमने संभावना व्यक्त की कि ये बच्चा आपका 150 में से या 200 में से 180 नंबर लाएगा, है ना। लेकिन जो बच्चे का वास्तविक परफॉर्मेंस था, उसको अगर हमने देखा तो वो आ रहा था 130 के हिसाब से, ठीक है, 130। तो इन 180 और 130 के बीच में जो अंतर गया 50 का, ठीक है, इसी को हम ZPD कहते हैं साथियों, है ना। क्या नाम कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेड हो गया। IQ मैंने पहले वीडियो में आपको वो कर रखा है साथियों, बता रखा है ना, कि जो है ये IQ जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, जो एक बुद्धि लब्धि कहते थे, बुद्धि मापने का जो है एक एक कह सकते हैं हम, एक पैमाना है, क्या है, पैमाना, बुद्धि मापने का एक पैमाना। तो इसमें जो है लेवल लगे हैं, जैसे 70 है या 70 से बिल्कुल कम बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल क्षीण बुद्धि कह सकते हैं हम, क्षीण बुद्धि होता है ना,
क्षीण बुद्धि का। इससे ऊपर जाते जाते रहते हैं, फिर 90, 110। तो जो 90 से 110 होता है वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है, ऐसे ही लेवल है। और जो 160 या 170 से ऊपर चला जाता है वो प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा होता है। ठीक है। तो ये आईक्यू है का एक लेवल है, तुम आप बुद्धि नापने का एक पैमाना कह सकते हैं। सीपीयू के बारे में आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को सेंट्रल या कंट्रोल प्रोसेस यूनिट भी कहते हैं इसे। कंट्रोल प्रोसेस यूनिट ना। कंट्रोल प्रोसेस यूनिट क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं भी कंप्यूटर, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर कंप्यूटर। साइड में एक डब्बा रहता है, ठीक है, काले रंग का डब्बा रहता है। ठीक है, इसमें मदरबोर्ड वगैरह क्या क्या लगे होते हैं, सारे तार इसी से जो है कनेक्ट होते हैं। चाहे माउस का तार हो, चाहे जो है आपका कीबोर्ड का तार हो, चाहे जो है मॉनिटर का तार हो, चाहे यूपीएस का तार हो, चाहे जो है आप यूएसबी यहाँ पर वो लगा लें कनेक्टर, कुछ भी हो, तो ये डब्बा जो है ऑल्सो कॉल्ड बाय द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, दिमाग, इसी को हम सीपीयू कहते हैं साथियों, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। सारी एक्टिविटीज यही करता है, मॉनिटर पर जो डिस्प्ले होता है वो सारा काम इसी का होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये बी लेड सही हो गया, ठीक है साथियों, हिंदी भाषा में। ठीक, ये बीच बीच में आपको दिखते रहेगा साथियों, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 31 है हमारा। ड़ और ढ ध्वनियों को किस श्रेणी में रखा जाता है ना। तो जो ड़ और ढ है, ये ड और ढ नहीं है साथियों, है ना। ड और ढ के नीचे बिंदी जो है, ठीक, ये इसे हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं ना। ये नुक्ता लगा होता है जो, तो ये ड़ और ढ कहलाता है। तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि किन को कहते हैं ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं, य र ल व। ठीक है, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, मतलब स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं ये। ठीक, उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमने बात कर रखी कि जिन जो वर्णों के उच्चारण में हवा, हवा जो होती है हमारी, ये हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो ये जो है आपका विभिन्न जगहों से टकराती है, कभी दांत से, कभी ऊपर तालू से, कभी ओष्ठ होंठों पर। तो एक एक टकरा करके क्या होता है कि जो ऊष्मा निकालती है अपने साथ में, ऊष्मा माने गर्मी, ऊष्मा माने गर्मी। ठीक है, तो वो पैदा करती है, तो उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसके बाद सी है हमारा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम कहते हैं द्विगुण। द्विगुण माने दो गुण हैं जिसमें, ठीक है, दो गुण, कोई दो क्वालिटीज हैं इसमें। ठीक है, तो यही है इसमें ड़ और ढ में साथियों, उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा ही। ठीक है, ड़ और ढ, ना तो इनको ढंग से बोला जा रहा है और ना इसको ढंग से जो है जुबान बोलने को तैयार है। तो उत्क्षिप्त कहते हैं व्यंजन, और उसी तरीके से इससे ड नहीं पढ़ा जाता, ड़, थोड़ा सा इसमें र मिला होता है आधा सा, और ये ड, तो तब पढ़ोगे आप तो ड़ कहलाओगे। ठीक है, ये र देखो हलंत, और ये ड, तो आप पढ़ोगे इसे तो ये निकलेगा ड़, वैसे ही ढ, र निकलेगा इसमें ढ, तो ये क्या हो जाएगा ढ। ठीक है, तो ये है साथियों द्विगुण व्यंजन। तो हमारा राइट आंसर तो ये आ गया, उत्सुक व्यंजन। ठीक है, और अगर बात करें वैदिक व्यंजन की, तो वैदिक व्यंजन तो आज के समय में प्रयोग होती ही नहीं है ना। ये जो वैदिक संस्कृत होती थी उसमें उपयोग होते थे साथियों, वो कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते थे जिनमें जो है हम तो लिखना भी नहीं आता। तो इस टाइप के आप रामचरितमानस पढ़ोगे या जो है महाभारत के ये गीता पढ़ोगे, उनमें इस टाइप के कुछ शब्द दिखते हैं, वो वैदिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो खैर हमारा जो है उपसिप्त व्यंजन ये आ गए डॉट हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और हिमालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं साथियों। संज्ञाएं सब बता चुका हूं मैं पहले कि पांच कौन कौन सी संज्ञाएं हैं ना। तो जो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है, क्या जातिवाचक संज्ञा जो एक है, जाति का बोध कराती है ना, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। तो किसका बोध कराती है, एक जाति का। जाति क्या है, जैसे मनुष्य जाति मैंने कहा, ठीक है, मनुष्य एक जाति है। वृक्ष, वृक्ष जाति हो गई आपकी। कुत्ता जाति हो गई, बिल्ली जाति हो गई। ठीक है,
बिल्ली जाति होगी, कुछ भी हो। पर्वत जाति हो गई। ठीक है, एक प्रकार का। अब कौन सा पर्वत, विशेष नाम तो है नहीं, तो जाति है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है। फिर आते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें? व्यक्तिवाचक में, जिसमें जो कोई भी नाम लिया है हमने। ठीक है। हमने यहाँ गंगा लिया था, क्या लिया था? गंगा एक नाम है। ठीक है। स्पेसिफिक हिमालय है, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक माउंटेन। ठीक है। तो ये जो नाम है, ये नाम दिए गए हैं, तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, कौन से? व्यक्तिवाचक। ठीक। तो इसका मतलब जो है प्रॉपर नाउन हो गए। कौन से हो गए? प्रॉपर नाउन। इसके साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी होती रहेगी ना हमारी। प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसमें किसी क्या होता है, इसमें जो है हम किसी भाव को, गुण को, दशा को, अवस्था को, इस सब चीज़ों को देखते हैं ना, जिसे हम छू नहीं सकते और महसूस कर सकते हैं केवल। ठीक है। तो जैसे बचपन, बूढ़ा, जवानी, ये सब जो है एक अवस्थाएं हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। घृणा है, प्रेम है, ये सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा साथियों। ठीक है। नफरत है, आपका क्रोध आ रहा है किसी को। ठीक है। तो वो ये सब भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक। बाकी द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन होती है ना। जब किसी हम मटेरियल से ही संबंध समझ लो, मटेरियल नाउन। ठीक है। मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मटेरियल हो गया, और द्रव्य लिक्विड की बात कर रहे हैं तो जो है क्या नाम कहते हैं वो, लिक्विड। यहाँ पर हिंदी में बात कर रहे हैं तो लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड। और इंग्लिश में हम मटेरियल नाउन कह रहे हैं, तो दोनों को मिक्स कर दो आप, दोनों चीज़ें आ गई द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है। जैसे कि आपका सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लक्कड़, जो सब चीज़ें ये द्रव्यवाचक संज्ञा में हो गया साथियों। खैर, हमारा गंगा और हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित पद खाकर कौन सी क्रिया है? खाकर। तो खाना क्या हो रहा है साथियों इसमें? इसमें जो है, जो सब्जेक्ट है वह, ठीक है, वह क्रिया को पूरा करके क्या हो रहा है, दूसरी क्रिया शुरू कर रहा है। मतलब खाना इसने खाया। एक बच्चा है, उस बच्चे ने पहले क्या किया? खाना खाया। खाना जिसमें आया खाकर, खाकर पहली क्रिया हो गई ना, खाकर। उसके बाद सोना, सो गया। सोना किसी काम का होना या करना, जो है करना या होना, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर दो क्रिया हो रही है। ठीक है। खाना और सोना, इन पीछे से ना, ना जिसके लग रहा है, ना इसके भी लग रहा है, ना इसके भी लग रहा है। तो जो है दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो जब एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि एक पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाती है, एक क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरी वर्तमान क्रिया। तो यहाँ पर जब पूर्वकालिक और वर्तमान क्रिया चल रही होती हैं, तो इसको हम कह देते हैं, पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया साथी, क्या कह देते हैं? पूर्वकालिक। ठीक है। ये याद रहेगा, ध्यान रहेगा। और इसलिए जो है अब हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ, अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य, वाच्य कोई अलग चीज नहीं है, वॉइस को कहते हैं साथियों। ठीक है। वाच्य है ना, वॉइस होती है हमारी। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, क्या पढ़ते हैं? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वहाँ दो ही होते हैं इंग्लिश में, एक्टिव एंड पैसिव होते हैं। लेकिन हम अगर बात करें हिंदी व्याकरण की, तो यहाँ तीन होते हैं। तीन वाच्य होते हैं। कितने? तीन बच्चे। एक तो एक्टिव वॉइस हुई, एक्टिव वॉइस हुई आपकी। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? आपका एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य। क्या कहते हैं? अ, कैसे लिखते हैं इसे? कर्तृवाची, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। कर्तृवाची, इसे एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस। और उसके बाद एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक। तो इसे पैसिव वॉइस कह देते हैं हम, पैसिव वॉइस। ठीक। और इसके अलावा होता है एक साथियों, वो होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य ना, जिसे हम कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस। क्या कह देते हैं? इम्पर्सनल वॉइस। ठीक। अब हम जब बात कर रहे थे कृतवाच्य की, तो जो एक्टिव वॉइस की, इसमें क्या होता है, क्रिया का जो है मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है। ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो मुख्य संबंध होता है हमारा, वो सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ होता है। तो इसको हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि
मोहन कैरम खेलता है, मोहन कैरम खेलता है या क्रिकेट खेलता है, ठीक है, कैरम खेलता है। तो ये आ गया कृतवाची, क्या आ गया, एक्टिव वॉइस। अब इसे कर्मवाची कहते हैं। तो कर्मवाची यानी कि पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है, इसी को हम सब उसको जो अपने सेंटेंस को बदल देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मोहन द्वारा कैरम खेला जाता है। पहले बोला हमने मोहन कैरम खेलता है, मोहन कैरम खेलता है, ठीक। तो ये एक्टिव वॉइस था हमारा। और दूसरा था पैसिव वॉइस, मोहन द्वारा कैरम खेला जाता है, द्वारा लग जा रहा है कैरम, ठीक है। इस मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो है क्रिया का मुख्य संबंध किससे हो जा रहा है, कर्म से हो जा रहा है ना। वर्ब का संबंध हो जा रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि भाववाच्य संज्ञा क्या थी, भाववाच्य संज्ञा, जो हमारा हिंदी व्याकरण में होता है तीसरा ना, भाववाची संज्ञा, जिसे हम इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, भाव होता है इसमें। जैसे मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा, एक भाव आ रहा है, मुझसे गाया नहीं जाएगा, या मुझसे चला नहीं जाएगा, या मुझसे बैठा नहीं जाएगा। इस टाइप से कई हैं भाव। तो जो जैसे भाव आता है, तो कुल मिलाकर के वाच्य के कितने भेद हो जाते हैं हिंदी में, तीन होते हैं साथियों, ठीक है। और इन अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो दो होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है साथियों। चौपाई क्या है, एक छंद है, क्या है, छंद। छंद किसे कहते हैं, गति यति लय व तुकांत युक्त रचना क्या कहलाती है, छंद। गति जिसमें गति मतलब प्रवाह, ठीक है। यति माने जिसमें मात्राएं हों, लय लय माने जिसमें जो है लय हो, और तुकांत माने जिसका अंतिम शब्द जो है आपस में मैच कर रहे हो, राइमिंग कर रहे हो, तुकांत आ रहा हो। तो ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो चौपाई भी, जैसे हम दोहा छंद हो गया, दोहा छंद, सोरठा छंद, ठीक है, सोरठा, चौपाई, सवैया, रोला, कुंडलियाँ, बहुत सारे छंद होते हैं साथी, है ना। तो ये छंदों में एक यहाँ हमसे पूछा जा रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के चरण में होते हैं 16 मात्राएं साथी, कितनी होती है, 16, है ना। ये मात्रिक समछंद होते हैं। समछंद माने मतलब मात्रिक समछंद, ठीक, कि सारे के सारे 16 16 के होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक माने सारी मात्राएं बराबर होंगी, मतलब 16 पहली लाइन में है तो दूसरी भी में भी 16 मात्राएं होंगी, तीसरी में भी, और चौथी में भी 16 मात्रा होंगी। तो टोटल कितने, चार चरण होते हैं इसके, एक दो तीन चार, ये बन गई चौपाई। ये लाइनें जो डाल रहा हूं मैं, ये पंक्तियां हैं साथियों, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ठीक है। ये चौपाई के चरण हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, माना दोहा छंद, ठीक है। तो दोहा छंद क्या है, दोहा में आपके क्या होता है, ये मतलब जो पहले और तीसरे चरण में ऐसे होता है ना दोहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दोहा बन गया। तो इसमें क्या होता है, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में, इन दोनों में क्या होता है, 13 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में क्या होती है, 11 11, टोटल हो जाती है 24। एक समझाने के लिए मैं कहूँ तो, जैसे हम कह सकते हैं कोई दोहा, काल करे सो आज कर, ठीक है, काल करे सो आज कर, सो आज कर, ये हमारी पहली लाइन की पहला चरण है, ठीक है। अब इसको हम गिनेंगे तो क का है, ऐसे का हो गई, ये दो मात्राएं, इसको हम एक, और लौ एक, फिर क एक, फिर दो, फिर सो में दो, आज में दो, जो में एक, क में एक, र में एक। अगर हम इसे गिनेंगे तो कितना होगा साथियों, इन्हें होना चाहिए 13, क्योंकि हमने कहा 13 और 11 की यति होती है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13, ये 13 हो गए, ठीक है। तो इसी, और अब काल करे सो आज कर, आज करे सो अब इसमें 11 होंगी, ठीक है, आज करे सो अब, दूसरा चरण हो रहा है आज करे सो अब, सो अब, ठीक। तो अब इसमें 11 होंगी, देखो आ रहा है, आ माने दो चीजों से मिक्स है, तो जो है मात्रा है ना, इसमें तो दो दो मात्रा हो गई। ज में कोई मात्रा नहीं है और के अलावा, तो ये एक हो गया। क में कोई मात्रा नहीं है, एक हो गया। रे में एक ही मात्रा है, इसलिए दो हो गए। सो में दो मात्रा है, क्योंकि ओ की मात्रा, अ में एक मात्रा है, और ब में
एक मात्रा है, तो गिनेंगे तो 11 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। 100 है सर साथियों यहाँ पर एक। मैं एक्चुअली मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे कौन सा जो है दोहे ही आते हैं ठीक है ढंग से लिखने। आज करे 100, 100 ऊ है वो छोटा ऊ। अब ये 11 हो गई ठीक है। तो इतना हमें पता है कि जो 13 और 11 की यति होती है तो दोहे में ठीक। तो इस तरीके से हम इसको वो कर लेते हैं साथियों। उसके बाद जो है अगर सोरठा है, सोरठा इसका ठीक ठीक उल्टा होता है दोहे का। ठीक उल्टा। इसमें पहले और तीसरे में 13 13 होती दोहे में। अब इसमें हो गई 11 11 की मात्रा है, और दूसरे चौथे में हो जाएंगी 13 13। तो टोटल 24 चरण हो गए। टोटल क्या हो गए? 24 मात्राएं ठीक है साथियों। और उसी तरीके से कुंडलिया छंद होती है। कुंडलिया कुंडलिया जैसे सांप कुंडली मार कर बैठ जाता ना, कुंडली मारकर, यानी कि कुंडली इसीलिए कहा गया कि ये सांप है। पता ही नहीं है कि जो है इसका पूंछ कहाँ पर है और मुंह कहाँ पर है ठीक। तो ये कुंडली छंद है, मतलब ये है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। जैसे यहाँ इसका हमने दिखा रखे दो गोले, हम समझेंगे ये सांप का सिर है, ये पूंछ है। कभी इसे समझ सकते हैं कि पूंछ है, और ऊपर उसे समझ सकते हैं सर है ना। तो जिस शब्द से खत्म होता शुरू होता है उसी पर खत्म होता है। और इसका क्या होता है दूसरा, कि पहले पहले दो लाइनें तो जो है दो ही की होती हैं, और लास्ट की तीन चार लाइनें चौपाई की होती है। टोटल इसकी 6 लाइनें हो गई समझ लो ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहर नदी नाला जहां तहां बचाओ यंग। अब यहीं से शुरू हो गए तहां बचाओ। कहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गीर होय तीनों को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो मेरे पाठी, सब हत्यारन छोड़ हाथ में लीजो लाठी। लाठी से शुरू हुआ था, लाठी पे खत्म हुआ। तो ये कुंडली छंद था। इस प्रकार के और भी छंद होते हैं। खैर यहाँ चौपाई छंद की बात होती है साथियों। तो 16 मात्रा ठीक है ठीक। तो ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द फोर ब्रदर्स। ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा कहा जा रहा है साथियों? बिटवीन आएगा, एमंग आएगा, इनसाइड आएगा, विद इन आएगा। तो क्या है? देखो बिटवीन क्या होता है? बिटवीन होता है साथियों जब दो लोगों के बीच में किसी चीज का बंटवारा किया जाता है तो उसको बिटवीन कहा जाता है। वहां पर क्या आता है? बिटवीन। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डिवाइडेड डैश द फोर ब्रदर। तो चार भाइयों के साथ, चार भाई हैं, चार भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का विभाजन होना है, बंटवारा। तो यहाँ बिटवीन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एमंग। क्या आ जाएगा? एमंग। ये रिप्लेस करेगा बिटवीन को ठीक है। यहाँ पर एमंग आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है। अब करेक्ट स्पेलिंग के इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी साथ ही। इसमें कोई ऐसा सूत्र है नहीं, और इंग्लिश इज नॉट आवर मदर लैंग्वेज एंड नॉट आवर मदर टंग है ना। मतलब इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं कि जो कि माता पिता से या जो है भाई बहनों से जो है ट्रांसफर होकर के, या हमारी पहली जनरेशन से ट्रांसफर होकर के हम तक पहुंचे। ठीक है। अर्जित है ठीक है। हमने आपने किया है इस भाषा को, आपने तो हिंदी को भी किया है, लेकिन शुरू से ही बचपन से किया है। बट इंग्लिश को हम जो है क्या कर रहे हैं? इंग्लिश को बहुत बाद में, और नॉट इज दिस लैंग्वेज इज नॉट इन आवर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश हमारे सभी साथी जो है हिंदी वक्ता होते हैं, इससे एक बढ़िया इंग्लिश बहुत कम होते हैं। तो जो है ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि किस वर्ड की स्पेलिंग सही है, किसकी गलत है। ठीक है। तो कमिटी लिखा है यहाँ पर। तो कमिटी इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और हम कैसे बोलते हैं? कोई कमेटी बोल देता है, कोई कमिटी बोल देता है, कोई कमिटी कहता है। तो जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा वैसी स्पेलिंग बन जाएगी, लेकिन जैसी स्पेलिंग बन जाएगी वो प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से वो शब्द सही नहीं हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर कमिटी जो है ये वाला सही है साथियों, कमिटी। ठीक है। ई, COMMITT। ठीक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ मीन ना। तो जो कॉल ऑफ है, ये कॉल ऑफ का जो वो अर्थ क्या होता है साथियों? ठीक। इस क्रिया का शब्द, तो इसका क्या होता है कॉल ऑफ का? कि मतलब जो है किसी काम को जो है निष्क्रिय कर देना, कैंसिल कर देना। क्या कर देना? कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर अब क्या आएगा? एक तरीके का
टू पोस्टपोन, पोस्टपोन होता है साथियों क्या? पोस्टपोन माने होता है मतलब समाप्त नहीं करना, थोड़ी देर के लिए उसे लंबित रख देना। क्या कहेंगे हम? लंबित है, कोई कागज लंबित होता है ना, वो पोस्टपोन होता है, तो लंबित। टू कैंसिल, निष्क्रिय कर देना, रद्द कर देना, ये सही है ऑप्शन है साथियों, रद्द कर देना, ठीक है। टू कैंसिल इज द राइट आंसर। और टू इनवाइट तो होता है कि किसमें हम निमंत्रण देते हैं तो वो निमंत्रण। टू शाउट कहते हैं तो जोर से चिल्लाने को कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इस फ्रेजल वर्ब कॉल ऑफ का माने टू कैंसिल। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका भारी बारिश के कारण उन्हें फुटबॉल मैच क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। जैसे दे हैड टू कॉल ऑफ द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ क्या, हैवी रेन, भारी बारिश हो रही है ना, हैवी रेन हो रही है, तो उस कारण जो है क्या करना पड़ा उन्हें, कैंसिल करना पड़ा। तो ये कॉल ऑफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, which skills are known as productive skills और expressive skills? ठीक, तो कौन सी स्किल माने दक्षताएं होता है साथियों, दक्षताएं कौशल ये सब क्या होता है, स्किल्स कहलाती है। तो कौन सी स्किल जो है प्रोडक्टिव स्किल्स कहलाती है, उत्पादक उत्पादक कौशल, प्रोडक्टिव मीन्स उत्पादक कौशल, या फिर एक्सप्रेसिव स्किल भी कहते हैं इसे। तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था ना, वहां पर कि जो है दो प्रकार की स्किल्स होती है, कितने प्रकार की, टू टाइप्स ऑफ स्किल्स है। हालांकि बेसिक स्किल्स क्या है, LSR W, LSR W, ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग आर फोर बेसिक स्किल्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। हर ह्यूमंस की बात नहीं हो की जा रही, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो LSR W होता है ना, तो वो उसकी बेसिक स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पर जो प्रोडक्टिव स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट माने एक था रिसेप्टिव स्किल्स, क्या था, रिसेप्टिव रिसेप्टिव स्किल, ठीक। ये स्किल, इसको हम कह रहे थे ग्रहण कौशल या ग्राह्य कौशल, मतलब ग्रहण करना, मतलब अपने में लेना, ठीक है, खुद में समाना। तो खुद में समाना, तो वो क्या हो रहा था हमारा साथियों, लिसनिंग, हम सुन रहे थे किसी से तो उसे ग्रहण कर रहे थे। रीडिंग, उसके बाद पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ तब रहे थे जब हमने उसे ग्रहण किया, ठीक। तो ये क्या हो गया, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये हमारे हो गए आपके रिसेप्टिव स्किल्स। लेकिन यहाँ बात कर रहा प्रोडक्टिव स्किल, उत्पादक, ठीक। अब उत्पादन कैसे होगा, जब हमें कुछ आ रहा होगा तो हम बोलेंगे, बोलेंगे तब जब कुछ आता होगा, नहीं तो चुप रहेंगे। तो ये स्पीकिंग आ गया। एंड राइटिंग, लिखेंगे, लिखेंगे तब जब हमें कुछ लिखना आता होगा। तो ये जो है हमने क्या किया, अपने में जनरेट किया, उत्पादन किया, ठीक है। खेती तभी होगी जब जब जमीन होगी। अब जमीन ही नहीं है तो खेती कहाँ से होगी। बस वही प्रोडक्टिव स्किल यहाँ पर है, हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है, इस बुद्धि ने हमारे पास कान है ढंग से सुनने को, हमारे पास मुंह है बोलने को। तो ये सब वो बोलने बोलने को सब चीज़ है, लेकिन दिमाग में जब तक वो चीज़ बसेगी नहीं, तब तक प्रोडक्टिव नहीं होगी, तब तक जो है बाहर कहाँ से निकलेगी, बाहर तभी निकलेगी जब आता होगा। इसलिए स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या हो गया हमारा, जो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिक्टेशन प्रैक्टिस हेल्प्स मोस्ट डायरेक्टली इन डेवलपिंग, ठीक है। डिक्टेशन प्रैक्टिस, ठीक है। श्रुत लेख का जो डिक्टेशन माने श्रुत लेख क्या था सर, ये श्रुत लेख होता है, सॉरी श्रुत लेख, ठीक है। ये हो गया डिक्टेशन, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन जो है इसकी प्रैक्टिस से हेल्प्स मोस्ट डायरेक्टली इन डेवलपिंग। तो ये इसकी प्रैक्टिस से जो है मदद मिलती है हमें, किस में, नीचे लिखे हुए किस में, रीडिंग स्पीड एंड फ्लो, मतलब कि जो है आपका रीडिंग स्पीड, मतलब जो जो आपकी पढ़ने की गति है उसमें, और धारा प्रवाह से पढ़ने की गति, फ्लो माने यहाँ प्रवाह, धारा प्रवाह हो गया। एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पेलिंग एक्यूरेसी, या वर्तनी की शुद्धता को दूर करने के लिए, या फिर क्रिएटिव राइटिंग डिजाइन, या फिर रचनात्मक लेखन या डिजाइन के लिए, या फिर वोकेबुलरी डेफिनेशन शब्दावली की परिभाषाएं जानने के लिए। तो श्रुत लेख तो हम रोज ही कराते हैं बच्चों से ना, तो कक्षा 3 4 5 से ही स्टार्ट कर देते हैं डिक्टेशन का। तो वो क्या करते हैं उसकी उनके वर्तनी की शुद्धता के लिए करते हैं साथियों, ठीक है, ताकि वो सही ढंग से लिख सकें और कहीं पर भी वर्तनी में अशुद्धता ना आए उनके, इसलिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SST है, तो ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं
इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों, इंडिका जो है किसने लिखी थी? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। मेगास्थनीज। कौन था मेगास्थनीज? एक यूनानी क्या था? यूनानी जो है राजदूत हुआ करता था ये, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। तो इसने जो है सेल्यूकस निकेटर जो था, उसने जो है इसे चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बहुत प्रतापी राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। कौटिल्य इनके गुरु थे, चाणक्य जी ने कहते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ मेगास्थनीज आया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के कहने पर, ठीक। तो इन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के और जो उनका कैसा उनका समाज है, ठीक है, और उनकी मतलब राज व्यवस्था कैसी, इन सब चीज का वर्णन जो है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था, ठीक है। इंडिका में। तो बाकी बात करते हैं कौटिल्य, मैंने बता दिया कि चाणक्य को कहा जाता है, और इनके किसके फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक। आज भी जो है उतने ही प्रसिद्ध जितने पहले रहते थे, ठीक है। इन्होंने प्रसिद्ध क्या था, राजनीति शास्त्र का एक ग्रंथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसको वो उसकी रचना की थी। और बात करते हैं फाहियान की, तो फाहियान कौन था? फाहियान जो है मतलब एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। चीनी बौद्ध भिक्षु, एक यात्री था, चीनी यात्री, ठीक है। बौद्ध भिक्षु भी था और यात्री भी था, दोनों, ठीक है। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके समय में भारत आया था, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के। और भीमसांग भी चीनी यात्री था। भीमसांग क्या था? बौद्ध भिक्षु था, चीनी यात्री था, लेकिन ये केवल अंतर इतना है कि हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो हमारा फिलहाल इंडिका जो है मेगास्थनीज लिखी थी, इसलिए राइट ऑप्शन हो गया मेगास्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। तो किसने किया था साथियों 1857 के उसमें? 1857 क्या था का विद्रोह, कैसा था? एक भारत का प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का विद्रोह, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इसे। तो ये इसे मतलब सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये विद्रोह जो है आपका 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को जो है मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ छावनी थी सिपाहियों की, वहां से शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि शुरू क्यों हुआ था? एक राइफल हुआ करती थी साथियों, ठीक है। तो वो राइफल जो है ये राइफल एनफील्ड कहलाती थी। एनफील्ड जैसे 303 होती है, तो एनफील्ड एक कंपनी का नाम है जो बनाती थी। तो जैसे ली इनफील्ड ली इनफील्ड शॉर्ट मैगजीन 1 स्टार मार्क 303 राइफल नाम रखा गया था ना, पहली राइफल जो है, उसके बाद 1 स्टार भी मिला था इसे द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए 1 स्टार भी जुड़ गया था इसके साथ। तो ये राइफलों के में पहले क्या आता था, जो कारतूस होते थे साथी ना, वो कारतूस में यहाँ पर जो है इसको बारूद को बचाने के लिए बारिश और नमी से एक ऊपर से चर्बी लगी होती थी। क्या लगी होती थी? चर्बी। तो इस चर्बी को निकालने के लिए दांतों का सहारा लेना पड़ता था। इस चर्बी को निकालने के लिए हाथ से नहीं निकल पाती थी, जैसे यहाँ से दांत से पकड़ के, या यहाँ से जहां से भी पकड़ के खींचते होंगे वो, मैंने तो देखी नहीं है वो वाली कारतूस। तो इस टाइप से कारतूस को दांत से निकाला जाता था। लेकिन अफवाह ये फैली थी, या अफवाह कहिए या सच्चाई थी भगवान जाने, तो ये थी कि इनमें सुअर और गाय का मीट होता है, सुअर और गाय की चर्बी लगी होती है इन इन कारतूसों में, है ना। तो इन कारतूसों और इसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, जिससे क्या था कि जो हमारा हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिक थे, उन सबको इससे गुरेज था, है ना। हिंदू जो है गाय के मीट से गुरेज था, उन्हें मुसलमानों को सुअर के मीट से गुरेज था। तो जो है दोनों जो है इससे चिढ़ते थे, ठीक। तो इसलिए जो है ये आंदोलन शुरू हो गया, है ना। तो और कहाँ से शुरू हुआ? ये मतलब जो है पहली चिंगारी जो है
मंगल पांडे नाम का सिपाही था, ठीक है। आपने सुना है, पिक्चर भी देखी होगी, मूवी भी आई है मंगल पांडे करके। उसने जो है इसके का विरोध किया था। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों को भी मारा गया था इसमें, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में ये घटना घटी थी, बैरकपुर, ठीक, वहाँ। तो अब हुआ क्या, आपका ये विद्रोह शुरू हो गया। तो इसमें भी इस विद्रोह का, इसको सिपाही विद्रोह तो कहा ही गया। ये जगह जगह जो है इसमें लोगों ने कमान संभाल ली, ठीक है। हर किसी को कमान तो दी नहीं जाती है। तो जो वहाँ का परिचित और वैभवशाली प्रसिद्ध कोई राजा हो या नेता हो या अच्छा वो हो, मतलब जो कमांड कर सके, वो, तो ये लोग आए। कानपुर से जिसने नेतृत्व किया ना, तो कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे, हमारे नाना साहब थे ना। नाना साहब ने जो है अपने मतलब सेनापति जो है तात्या टोपे, आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तात्या टोपे का नाम फोटो में भी देखा होगा आपने, स्कूलों में फोटो लगाई होंगी तो तात्या टोपे भी दिखते होंगे। तो वो उनके साथ जो है उनने क्या नाम किया, इस विद्रोह की कमान संभाली, ठीक है। इस विद्रोह की कमान संभाली कानपुर से, ठीक। ये तो हमारा सही उत्तर आ गया, नाना साहब, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह कौन थे, इन्होंने जो है बिहार से, ठीक है, इन्होंने बिहार से, बिहार का जगदीशपुर नाम है एक, तो वहां से विद्रोह का नेतृत्व किया। नेतृत्व तो सभी ने किया। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया, लखनऊ से किया। अवध, लखनऊ के अवध नाम है, वहां से किया इनने। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का, ठीक। और जो खान बहादुर थे हमारे, इन्होंने जो है बरेली से किया, इन्होंने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक। लेकिन हमसे पूछा गया केवल कानपुर का, तो हम यहाँ पर कानपुर का बताएंगे, ठीक। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं, ठीक है। तो अब सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा क्या होता है साथियों, पहले ये बताओ, आपको बताऊं कि डेल्टा क्या होता है। जब कोई नदी आती है ना, नदी, तो ये नदी जो है यहाँ समुंदर पे के मुहाने पर, यहाँ पर मुहाने पर आते आते क्या हो जाती है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ मैं, नदी इधर चलाता हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि नदी की स्पीड कम है। ऊपर से गिराते समय तो पानी का वेग तेज दिखेगा। तो ये नदी जो होती है प्लेन्स में जा जा करके बहुत धीमी हो जाती है, और समुद्र तक, तट पर पहुंचते पहुंचते थक जाती है, समझ लो एक तरीके से। थकती है तो अपने साथ जो ये जो वो लाई होती है, क्या नाम कहते हैं, रेत बजरी ऐसे करके जमा करते हुए आती है, और यहाँ दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ऐसे करके दो शाखाओं में, और ये अवसाद जो होता है, रेत और अवसाद सेडिमेंट्स जो कहते हैं, ये यहाँ इकट्ठा तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है साथियों। इसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, ये संसार का, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा किस, तो ये क्वेश्चन ये भी कटा था कि सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरवन वन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है इसका एरिया, ठीक है। तो वहाँ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर किसके लिए फेमस है, जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं ना, रॉयल बंगाल टाइगर, तो वो रॉयल बंगाल टाइगर यहीं के हैं भैया, यहाँ पाए जाते हैं सुंदरवन में, ठीक है, ठीक। तो अब सुंदरवन का डेल्टा निर्माण कौन करता है इनका, निर्माण, जी हाँ, कौन करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वहां पर ये दोनों नदियां मिलकर के बनाती है सुंदरवन का महान डेल्टा, ठीक है। और गंगा और झेलम का तो कोई वही नहीं है कि झेलम जो है अलग नदी हो गई, अलग दिशा की ओर हो गई, गंगा अलग दिशा की ओर हो गई, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का होता है। सिंधु और झेलम, सिंधु, ये डेल्टा बनाती तो है सिंधु नदी, पाकिस्तान में कोई जगह है वहां पर बनाती है सिंधु नदी। इस झेलम जो है यहाँ पर से बाद में आकर के मिलती है इसके साथ चेनाब से, चेनाब में मिक्स होने के बाद जो है सिंधु में मिलती है, डेल्टा बनाती है पक्का, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां जो है डेल्टा बनाती ही नहीं है, ठीक है। इनके पास जो इतना अवसाद नहीं होता है, ठीक है, सेडिमेंट नहीं होता कि जो है यहाँ पर डेल्टा बनाए और अरब सागर में सीधे जा करके गिर जाती है ये, ठीक है। और ये गिरती है अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ठीक। और ये भी जो है सिंधु और झेलम, ये अरब सागर में जाके गिरती है साथ ही, ठीक है। यहाँ उनका सिंधु नदी का डेल्टा बनाती है ये,
तो हमारा ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है साथियों, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है? यह दी गई है आर्टिकल 368 में। इसमें दी गई है आर्टिकल 368 में। मतलब इस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पुराने हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी थी कि जो है, जो हमसे नहीं हो सका वो आगे आगे चेंजेस होते रहेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, तो जो है संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनने इसके लिए भी एक ऑप्शन रखा था, अनुच्छेद 368 का। वही संविधान में संशोधन दिलाता है। ठीक है। है क्या ये सारे जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित था? जो कि संविधान संशोधन कहा था, साउथ अफ्रीका से प्रेरित था। मतलब हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान एक्चुअली है क्या? बहुत सारे देशों का एक मिश्रित रूप है। ठीक है, कंबाइंड रूप है। कंबाइंड मतलब कि जो है कहीं से कुछ लिया गया है कि संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, किसी देश से जो है मौलिक अधिकार लिए गए, किसी नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से संविधान संशोधन की जो आपका प्रेरणा ली गई है, वो जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई 368 के तहत। ठीक, चलते हैं अब इसमें थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 356 जो है साथियों, ये किस लिए है? ये जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, है ना। जब जो है संवैधानिक रूप से कोई राज्य चल नहीं पाता है, ठीक है, कई दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है, तो वहां पर लगता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो यह है धारा 356 के अनुसार। ठीक, और बात करते हैं हम 360 की। तो ये 360 की क्या है? हमारी वित्तीय आपातकाल जब लगना होता है ना, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो ये इसे कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ये कब लगती है? अनुच्छेद 360 में लगती है। हालांकि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं है साथियों। ठीक है, अभी तक वित्तीय जो हमारा आपातकाल है वो नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब जो है कि कहीं दिक्कत आ जाती है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में दिक्कत आती है, तो जो है तब लगता है ये। ठीक, और नेक्स्ट है 368। हमने बात कर दी संविधान संशोधन की। 370 आपने बहुत इसका तो सुना ही है जिक्र, कि 370 क्या था? जम्मू और कश्मीर वाला था। जम्मू कश्मीर का मैटर जो था कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, स्पेशल स्टेट करके स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो अब तो ये खत्म हो गया है, आपको पता ही है ना। अब इसे खत्म कर दिया गया है। तो हमारा अनुच्छेद जो 368 है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो साथियों है क्या आपका जो हमारी ये है नदी कौन सी? नील नदी। नील नदी, ये नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है साथियों। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 6650। कितनी है? 6650। ठीक, किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर इतनी लंबी है। और जो है मुख्य रूप से कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। ठीक है, और बात करते हैं अब अगली नदी जो है हमारी अमेजन दिखाई है। तो अमेजन जो है ये अगर इसको देखा जाए पानी के आयतन के हिसाब से, ठीक है, पानी के आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से अगर इसे देखा जाए साथियों, तो ये नील नदी से भी बड़ी हो जाती है आयतन के हिसाब से। ठीक है, और या जल प्रवाह के हिसाब से। ठीक है, इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जो है तब ये नंबर 1 पे आ जाती है। लेकिन लंबाई के मामले में थोड़ा सा दूसरे स्थान पे आ जाती है, क्योंकि उसकी 6650 थी। ठीक, इसकी है आपकी 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो 250 किलोमीटर छोटी रह जाती है ये नील नदी, ना सॉरी आपका अमेजन नदी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपकी तीसरी नदी मिसिसिपी। ठीक है, तो मिसिसिपी नदी जो है साथियों क्या है? पूरी तरीके से ये यूएसए में बहती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ। और क्या नाम कहते हैं, व्यापार और परिवहन के लिए जो है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ट्रेड के लिए जो है ये अमेरिका की जीवन रेखा, लाइफ लाइन मानी जाती है, इस नदी को माना जाता है। ठीक, और अगली नदी है यांगत्सी नदी। यांगत्सी आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा कि चीन का माल है।
ठीक है। चीनी एटम है, यांगत्सी नदी बहुत भयंकर है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? एशिया की ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक, यांगत्सी नदी। और उसके बाद जो है दुनिया की कौन सी है? नील नदी फर्स्ट, सेकंड अमेजन एंड थर्ड इज यांगत्सी। ये तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 6300। मतलब जो है उसकी 64 थी अमेजन की, इसकी 66-50 थी। ये ये इनकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ इसकी। तो यांगत्सी की कितनी है? 6300, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो पूरी तरह से जो है चीन में बहती है, ठीक। और इस पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है ना, जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर चली है। जल विद्युत बांध जो है इसी नदी पर सबसे बड़ा है। क्या नाम है उसका? थ्री गॉर्जेस डैम। ठीक है, क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक। ये यांगत्सी नदी पे बना है, ठीक। बल्कि जो है ये इतना बड़ा डैम है कि जो है नासा के वैज्ञानिकों ने ये तक कह दिया, नासा है ना, नासा, इनके वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि इसके बनने से, इसके भारी वजन से, मतलब इतना पानी इतना है इसमें कि इसके वेट से जो है हमारी पृथ्वी के घूमने की गति सूक्ष्म रूप से, बहुत मतलब बहुत ही सूक्ष्म वैसे, लेकिन जो है थोड़ा उस पर असर पड़ा है, यानी कि घूमने की गति में कमी आई है। वेट जो है एक साइड ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी का रोटेशन भी क्या हो जाएगा, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज़्यादा डिसबैलेंस तो नहीं होगा, लेकिन कम हो गया है, ऐसा कहा है नासा के वैज्ञानिकों ने। फिलहाल जब जो सबसे लंबी नदी की बात थी वो हमारी नील नदी है साथियों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ? ठीक है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक तो साथियों ये कब हुआ? ये हुआ 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। 1 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त 2000 को आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ, 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। क्या बना? उत्तराखंड, सॉरी, उत्तराखंड, ठीक है। तब कहलाता था उत्तरांचल। क्या कहलाता था? उत्तरांचल के नाम से बना था, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप सामाजिक विज्ञान में किस विषय के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो है क्या साथियों, फील्ड ट्रिप होता क्या है? क्षेत्र भ्रमण आप जानते हैं, क्षेत्र में तो घूमने गए तो जो है क्षेत्र भ्रमण कहलाता है, सीधी बात है। और क्षेत्र भ्रमण देखो, अगर नीचे से ले तो निबंध लेखन के लिए क्षेत्र भ्रमण की आवश्यकता तो है नहीं, केवल नागरिक शास्त्र के लिए भी नहीं है। वो तो हम एक जगह पर तैयार कर सकते हैं ना, जैसे बना के या वोटिंग करवा के, मतदान करवाना का, ये सब एक जगह पे क्लासरूम में हो सकता है। और केवल अर्थशास्त्र तो ये तो डेटा पर ज्यादा वो है, तो ये भी फील्ड भ्रमण से इसका कोई मतलब नहीं है। अब रह गया इतिहास और भूगोल दोनों के व्यवहारिक ज्ञान के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है साथियों, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से क्या होता है, छात्र जो है इससे भूगोल में भू आकृतियां देख सकते हैं, मिट्टी देख सकते हैं, जलवायु देख सकते हैं, वनस्पतियां और नदियों जैसी भौगोलिक विशेषताओं का क्या करते हैं, लाइव देख सकते हैं उसे, लाइव यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जीवंत देख सकते हैं, ठीक है। और आसानी से उसके बारे में समझ भी सकते हैं। बाकी जब हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो हिस्ट्री में क्या होता है, ऐतिहासिक स्थलों को और म्यूजियम्स होते हैं, संग्रहालय, उनको देख सकते हैं, किलों को और स्मारकों को, ठीक है। इनका भ्रमण करने से छात्रों को अतीत की घटनाएं, कला, संस्कृति वहाँ की और वास्तुकला का व्यवहारिक अनुभव होगा। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि हम उसी दुनिया में पहुंच गए हैं, ठीक है, उसी दुनिया में पहुंच गए। तो इसके लिए जो क्षेत्र भ्रमण बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मानस मंथन, ये गतिविधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में क्यों किया जाता है? यहाँ पर सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए सामाजिक विज्ञान है, अदरवाइज जो है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में किया जा सकता है साथियों, ठीक है, इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक। तो अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है साथियों? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक ऐसी
ऐसी जो है टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है ना, जिसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को बिना किसी डर या जो है आपका बिना किसी संकोच के किसी विषय पर खुलकर बोलने की आज़ादी हो गई। ठीक है, अगर उसमें गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है, मतलब जितने भी बच्चों से विचार निकलते हैं उन सब को कलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद उनको जो है देखना कि जो है कौन सा सही है, क्या विचार सही है, इस पर इसके लिए प्रेरित करता है कौन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। तो इससे बच्चों में जो है नए विचार, नैतिकता और मौलिकता हो गई, और रचनात्मक क्षमता का, जो क्रिएटिविटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है, जिससे ब्रेन स्टॉर्मिंग से। तो ऑप्शन ए, बच्चों को शांत रखने के लिए, शांत तो बच्चों को रखना ही नहीं है, एनईपी कहता है। ठीक है, और नई और मौलिक और रचनात्मक विचार, ये हमारा सही उत्तर हो गया है, हमने इस पर अभी बहस कर ली है। कॉपियां चेक करने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉपियां चेक करने से ब्रेन स्टॉर्मिंग का कोई संबंध ही नहीं है। पाठ का वाचन करने के लिए ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का कोई इससे संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन, जो सुपीरियर ऑप्शन जो निकल के सामने आता है वो आता है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है साथियों, नीति आयोग, आपने सुना होगा नीति आयोग, बार बार कहते हैं ना हम, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग है क्या? नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? इसी योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। बाद में बनाई नीति आयोग, NITI, नीति। ठीक है, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो गया? नेशनल, N फॉर नेशनल, NATIONAL, नेशनल। आई फॉर इंस्टीट्यूशन, आई इंस्टीट्यू, आई TUITION, इंस्टीट्यूशन। उसके बाद TI फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, एंड आई फॉर इंडिया, इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है साथियों। ठीक है, नीति आयोग का, ये हिंदी वाला नीति ना होकर के अंग्रेजी वाला नीति है, फिर दोनों में मैच कर रहा है नीति आयोग, लेकिन इसका पहला नाम था आपका कौन सा? योजना आयोग, मैंने बताया था आपको। तो वो इसका उत्तर है योजना आयोग। ठीक है, तो अब जो है इसमें पूछा जा रहा है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? साथ ही जो भी आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी शख्स जो है बनेगा प्रधानमंत्री, उसके पास ऑटोमेटिकली चले जाएगा अध्यक्ष का पदभार नीति आयोग का। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य जो है स्वभाव कैसा होता है? ठीक है, नेचर कैसा होता है उसका? तो नेचर योगात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक, दंडात्मक, या केवल वार्षिक? हाँ साथियों, तो एक कॉल आ गई थी। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य स्वभाव कैसा होता है ना। तो जो अधिगम के लिए आकलन होता है साथियों ना, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो निरंतर चलते रहती है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की कमियों को पहचानना और उनमें सुधार करना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन आया वो आया रचनात्मक और सुधारात्मक। ठीक है, तो और अगर बात करते हैं हम योगात्मक के साथियों ना, तो ये जो है क्या है, ये मतलब ऐसा आकलन, आकलन का जो हमारा असेसमेंट का है प्रकार, वो कैसा है, अ, मतलब ये जो है सत्र या जो है वर्ष में ना, वर्ष के अंत में योग्यता जांचने के लिए काम आता है ना, जो हमारा योगात्मक असेसमेंट होता है वो वाला। दंडात्मक, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं होती है, तो जो है ये गलत हो गया। ठीक है, और केवल वार्षिक, तो ये भी जो है जैसे हमने योगात्मक कहा वैसे ही जो है वार्षिक असेसमेंट होता है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं इन दोनों में। तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साइंस से हैं साथियों। मानव शरीर में पसलियों की के कितने जोड़े पाए जाते हैं? जो रिब्स होते हैं ना हमारे, तो वो कितने जोड़े जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं?
तो इसके बारे में वो पूछा गया है साथियों। तो जो 10 है या 12 है या 14 है या 24 है, वो ऐसे करके आपने एक आकार देखा होगा साथियों ना। ये इस तरीके से हमारे जो है ये स्टर्न होता है रिब्स होती है हमारी। जब आप स्केल्टन देखोगे तो इस तरीके से, तो इनको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कितनी होती हैं इनकी संख्या होती है, जोड़े में पूछा है कितने जोड़े। तो जोड़े, तो इसका हो गया 24, कितने हो गए जोड़े, 24 मतलब जो है टोटल, टोटल जो है 24 हो गया साथियों है। और अगर पूछा जाएगा जोड़े में तो 24 का आता है 12, ठीक। तो जोड़े में पूछा तो ऑप्शन हो जाएगा 12, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ऐसे करके ये होती हैं, ये 7 ऐसे होती हैं, 7 ये होती हैं, 7 दूनी 14, तो ये होते हैं स्टैंड पर जुड़े होते हैं, ठीक है। स्टैंड पर जुड़े होने के साथ ये जो आठवां, नवां और 10वीं रिब्स होती है हमारी, ये 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये जो है 7वें नंबर की रिब्स या इसकी जो उपास्थि होती है वहाँ से जुड़ी होती है, ठीक। तो इसको हम जो है फॉल्स रिब्स या आभासी पसलियाँ भी कहते हैं, आभासी रिब्स कह देते हैं, ठीक। इनके नीचे फिर 11वीं और 12वीं रिब्स जो होती है हमारी, ये क्या होती हैं, ये साथी पीछे कमर की साइड से, पीठ की साइड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। बाहर आगे की साइड ये स्टर्न से नहीं जुड़ी होती है, जो ये हड्डी है हमारी स्टर्न, तो इससे नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। तो इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तैरती हुई प्रतीत होती हैं दोनों रिब्स। और तो सांस लेने में फैलती हैं ये, ठीक है। और हमारे पीछे जो आपके किडनी वगैरह हैं, इनको सुरक्षा देने के लिए ये रिब्स बनी होती हैं, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो आपको ये हाँ आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो साथियों जीवित सेल जो होती है, ठीक है, उसको किसने देखा कहा? तो जीवित सेल को देखा साथियों एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने जो है माइक्रोस्कोप की मदद से जो है तालाब के पानी में जो है तालाब के पानी में पहली बार जो है एक जीवित कोशिका को क्या देखा, देखा। अगर बात कही जाए कि जीवित को हटा दिया जाए, खाली कोशिका को किसने देखा, ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था, तो वो किसका आ जाएगा साथियों, वो आ जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसने डेड सेल को देखा था, किसने देखा था, डेड सेल को देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले देखा तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जो है जीवित कोशिका की बात आएगी तो एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो इसने इसने क्या किया था, इसने कोशिका के भीतर जो है न्यूक्लियस को देखा था, न्यूक्लियस केंद्रक जो था, केंद्रक को देखा था, ठीक है। हम्म। और जो रुडोल्फ विर्चो है साथियों, इसने जो है स्पष्ट किया था 1855 में ना, 1855 में क्लियर किया था कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, न्यू सेल्स जो होती हैं, न्यू सेल्स, वो जो है पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, ठीक है। पहले से जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं उनके विभाजन से बनती हैं नई कोशिकाएं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है। तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है साथियों, इसके उपयोग से हम क्या कहते हैं, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, कोई भी लिक्विड होता है ना, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापते हैं, जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसके घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये तो नहीं है हमारा वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, ठीक है, ये बैरोमीटर हमारा राइट आंसर है। बैरोमीटर, इसका उपयोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का। अगर एमीटर की बात करते हैं तो इसका उपयोग क्या होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का यंत्र एक ना ऐसे लगा होता है इसमें, ये यहाँ पर एक, ये यहाँ पर एक, ये वो डाले जाते हैं पिन, ये पिन होती हैं, दो टच करते हैं ना, इन्हीं को हम एमीटर कहते हैं, एमीटर, ठीक। तो इसका उपयोग क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ओडोमीटर, ओडोमीटर आपने देखा होगा गाड़ी में कि यहाँ से देखते हो आपकी जो है ये 10 की स्पीड, ये 20 की, 40 की, 60, 80, 100, 120, 100 ऐसे करके ना
बस ये हो गया। और इसके साथ आप एक देखते हो कि इसी में आ, ये ऐसे करके सुई घूमती है, वो आरपीएम होता है, राउंड पर मिनट, ठीक। और इस राउंड पर मिनट, एक इसके अलावा जो है आप देखते होगे यहाँ पर जैसे 1 किलोमीटर है, एक के बाद आप 1 किलोमीटर और बढ़ जाओगे तो ये बदल करके किस में हो जाएगा, माना 988 है तो बाद में 989 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ये क्या होता है, डिस्टेंस को मापने वाला होता है। जो डिस्टेंस को मापता है उसे ओडोमीटर कहते हैं, दूरी को मापने वाला यंत्र जो है ओडोमीटर कहलाता है। तो वायुमंडल दाब को बैरोमीटर नापता है साथियों। तो राइट आंसर हो गया बैरोमीटर। नेक्स्ट है भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है। तो क्या है साथियों, जो जो प्राकृतिक गैस है ना, नेचुरल गैस, इसको तो हम कहेंगे नहीं, ठीक। एक है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, ठीक है, भविष्य का ईंधन। अ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये पर्यावरण के अनुकूल और असीमित उपलब्धता है, इसकी उपलब्धता भी, अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कारण इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। और होता क्या है, क्योंकि इसे जलाने से जो कि क्या होता है, जल वाष्प यानी कि पानी जो है, हमें पानी निकलता है और CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। न कार्बन का होता है, किसी कार्बन के किसी उत्पाद का उत्सर्जन नहीं होता है। और जो है हाइड्रोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान जो होता है उसमें जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है, या एनर्जी की कैपेसिटी होती है, ऊर्जा की कैपेसिटी ना, एनर्जी की कैपेसिटी, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे ईंधन होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब इनसे बहुत ज़्यादा ना। तो इसलिए भी हम हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। आपने तारे देखे होंगे ना, तारे, तो ये तारे जो है हाइड्रोजन के कारण ही जो है जल रहे हैं, ठीक है, अंदर हीलियम गैस के कारण चमकते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन है एक स्टार, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा ये आंसर हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है ना, जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं गैल्वनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्विनाइजेशन। क्या कहते हैं, गैल्विनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है ना, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो उसमें रस्ट होता है, रस्ट लगता है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है, ठीक। तो इसको इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, एक परत लगाते हैं जिंक की, इसमें चारों ओर से क्या कर देते हैं, जिंक की परत लगा देते हैं, जस्ते की। तो उस इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। परत क्यों चढ़ाते हैं, परत इसलिए चढ़ाते हैं कि लोहे से भी ज्यादा जो है क्रियाशील कौन होता है, जिंक होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये लोहे से पहले ही खुद जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है ना। और लोहे को क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है लोहे को, लोहे पर जंग नहीं लग पाता है, ठीक। तो ये इसलिए होता है। अगर बात करते हैं एनोडीकरण की, तो एनोडीकरण क्या होता है, एनोडाइजेशन कहते हैं। एनोडाइजिंग जो होता है, ये एल्युमिनियम जैसी धातुओं पर जो है प्राकृतिक जो नेचुरल ऑक्साइड की परत को मोटा करने के लिए एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, सेम वैसा ही प्रक्रिया जैसे गैल्वनीकरण कहता है वैसे ही एनोडीकरण होता है, बस ये है ये एल्युमिनियम पर काम करता है, एल्यूमिनियम पर, है ना। और इसके बाद हम जो बात है विद्युत लेपन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करती है, ये जो है विद्युत धारा की मदद से एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। ये बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद है मिश्र धातु बनाना। तो मिश्र धातु आप जैसे देखोगे, स्टील है, स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है ना। तो ये मिश्र धातु बनाने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं को मतलब आपस में पिघलाकर मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है मिश्र धातु, ठीक है। एलोइंग कहते हैं इसे, एलोइंग, तो ये इसलिए काम आता है। फिलहाल इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि थॉमसन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड या चैडविक या डाल्टन। तो किसने की थी साथियों नाभिक की खोज, जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन के परमाणु के अंदर, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं।
तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी कह रहा, तो इसकी खोज किसने की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इसने परमाणु के मतलब नाभिक की खोज की थी। और किसके कारण, और प्रसिद्ध अपना जो इसका अल्फा कण प्रकीर्णन जो एक्सपेरिमेंट था इनका, उसके आधार पर की थी। और अगर हम बात करें थॉमसन की, तो थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की थी, चैडविक ने किसकी की थी, न्यूट्रॉन की थी। और उसके बाद जो है डाल्टन जो है, इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी थी, जो एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था आपका डाल्टन ने। तो हमारा राइट आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है। तो मलेरिया से तो आजकल देखो गर्मियों के दिनों में काफी लोग ग्रसित हो जाते हैं ना, और डेंगू हो जा रहा, मलेरिया हो जा रहा। तो इसमें उत्तर सही है साथियों आपका मादा एनाफिलिस। ये जो है मादा एनाफिलिस जो है राइट आंसर है। बाकी मादा एडिस ब्यूरेक्सिन एनाफिली ये गलत उत्तर है। मादा एनाफिलिस होता क्या है कि साथियों, ये जो है एक प्लाज्मोडियम नाम का, प्लाज्मोडियम वाइवक्स वगैरह कई होते हैं ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का एक जीव है ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक कोशिकीय है, सिंगल सेल, सिंगल सेल जीव है ये। तो ये क्या करता है, इसको इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, दो होस्ट मतलब दो जगह जो है ये जो है पनपता है। ठीक, तो अब ये जो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी होता है, ये क्या करता है, जो संक्रमित हो जाती है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो है ये, अब मादा एनाफिलीज जब इससे संक्रमित हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है, तो ये मादा एनाफिलीज जा करके किसी आदमी को सोए में काट देती है मान लो। ठीक है, ये यहाँ काट देती है। तो अब क्या होता है, इसके 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 लार के साथ जो है कौन सा, मादा एनाफिलीज की लार के साथ मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज के साथ जो जो हम प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवक्स या और भी जितने इसके वो हैं स्पीसीज, तो वो सब क्या करते हैं, ये चले जाते हैं इंसानी शरीर में, इंसान के शरीर में चले जाते हैं। इंसान के शरीर में सबसे पहले आपका ये लीवर है, लीवर पर और आरबीसी पर, यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स है, तो वहाँ जो है ये अपना वो बनाते हैं, आ, रहने का स्थान समझ लो उसे ना, वहाँ पनपने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर ये क्या करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है इनका। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। और इस जनन तंत्र के सहारे ये संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इंसान के शरीर में। ध्यान रखिएगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनका, मादा एनाफिलीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, इंसान के शरीर में, और उसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलते रहता है ये। ठीक, लाइफ साइकिल चलता है, इसीलिए जब इंसान को जब बुखार आता है तभी उसमें दिखता है मलेरिया है नहीं है। अगर बुखार नहीं रहता है तो क्या होता है कि जो है आरबीसी शांत रहती हैं, और क्या नाम होता है लीवर में, इनका पता लग नहीं पाता इतनी जल्दी से, है ना। बाकी अगर बात करें कि जो जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम हो गया, है ना, और प्लाज्मोडियम मलेरिया, इस टाइप के जो है इनकी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, स्पीसीज होती हैं। ये सब मलेरिया के वो होते हैं, वाहक होते हैं, है ना। तो बाकी नर एनाफ्रीज होता है, नर एनाफ्रीज में तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि इसको तो जो है, इसको क्या है, आपका मादा जो मच्छर होती है, इसको जो है रक्त की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, अपने किसके, जो इसके अंदर शरीर के अंदर अंडे बनते हैं इसके, इसके विकास के लिए खून की जरूरत होती है। इसलिए जो है ये इंसान के शरीर का खून चूसती है, ब्लड चूसती है, और नर एनाफ्रीज ये फूल और पौधों से ही अपना जीवन यापन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है साथियों। तो पहला फीमर, फीमर सबसे बड़ी है, बिगेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट कौन है, और
स्टेप्स जो है सबसे छोटी है। स्टेप्स जो है सबसे छोटी है, यहाँ पर कान के बीच में, यहाँ पर ये ध्वनि तरंगों को अंदर डालने के लिए जो है काम प्रयोग होती है, तो स्टेप्स कहते हैं इसे, यहाँ पर इस स्टेप्स। तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, मानव शरीर की, है ना। और क्या होता है कि जो है बात करते फीमर, तो फीमर मैंने बता दिया, बड़ी हड्डी सबसे होती है। स्टेप सबसे छोटी हो गई। टीबिया होती है, टीबिया हमारे ये घुटना है, घुटने के नीचे वाला फ्रंट हड्डी जो होती है उसे हम टीबिया कहते हैं साथियों। इसी के पीछे से फीबुला भी होती है, एक हड्डी है फीबुला, ठीक है। और उसके नीचे फिर टार्सर, फिर मेटाटार्सर, फिर फ्लैंजिस, ऐसे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हाथ की, तो हाथ में जो बाजू का हिस्सा होता है ह्यूमरस होता है, फिर उसके नीचे रेडियस होता है, रेडियस के पीछे आलना होता है, फिर कार्पल, और फिर मेटाकार्पल, फिर उसके बाद फ्लैंजिस, ठीक है। तो ये हाथ बन गया। इस तरीके से बाकी आपका क्रेनियम हो गया, और रिब्स हो गई, हमने पढ़े ही आगे, ठीक है। स्कैपुला, और जो है पैल्विक, पैल्विक बहुत सारी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो 206 हड्डियों के नाम होते हैं। टीबिया जो है सबसे चमकीली हड्डी होती है, शरीर में सबसे चमकीली हड्डी चमकती है ये, ठीक है। और कशेरुक जो होती है, यहाँ कशेरुक जो वाइब्रेट, जो आपके ये रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, है ना। तो वो इस ये जो है वर्टिब्रेट कहते हैं, वर्टिब्रेट। तो ये होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसके भी, ठीक है। L1 C1 आप सुनते हो कि ये सब कशेरुक कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारा फिलहाल शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स है, तो स्टेप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पणों के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की है साथियों, या तो TT1 वाले वीडियो में की होगी, या फिर इसमें की होगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो जो उत्तल दर्पण होता है ये जो है छोटा आकार दिखाता है ना। और अवतल दर्पण क्या होता है? आभासीय और बड़ा आकार दिखाता है, ठीक है। किसी वस्तु का को बहुत पास दिखाता है, बहुत पास दिखाता है, बड़ा दिखाता है, सीधा और आभासी होता है। इसीलिए डॉक्टर जो है आपके, जो हमारे दांत होते हैं, दांत के छोटे, अगर कोई हल्का सा क्रैक भी है दांत में, तो उसे देखने के लिए इस लेंस का यूज करता है, अवतल दर्पण का, कॉनकेव लेंस कहते हैं इंग्लिश में ना, कॉनकेव, CNCAV, कॉनकेव लेंस। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो जीवाणु को नष्ट कर देता है ना साथियों? तो ये जो हमारा पेट है, पेट में भी तीन होते हैं इसके पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक इसलिए कहते हैं, कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, कार्डियक दिल के पास होता है ये पेट का हिस्सा, तो कार्डियक कहलाता है। उसके बाद पाइलोरिक होता है, ठीक है। रुजी होते हैं इसमें, रुजी, ठीक है, जो खाना जहाँ रुकता है। उसके बाद फंडिक होते हैं, ये फंडिक जहाँ पर से पेंक्रियाज, आपका पेंक्रिया ग्रंथि यहाँ पर एंजाइम भेजता है, और यहाँ से लीवर से वो पित्त रस का स्राव होता है, तो खाना जो है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। तो ये तो खैर इसका एक तरीका है। फिलहाल पूछा जा रहा है आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो जो स्रावित होता है साथियों वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये इस म्यूकस की परत रहती है बाहर से, इसके अंदर अम्ल का जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है खाने को पचाने के लिए, साथ में उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, उस बैक्टीरिया जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है स्राव होता है। इसके अलावा जो है एक्टिव करता है ये किसको? पेप्सिन एंजाइम को। किसको? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने के लिए भी जो है HCl यहाँ पर बहता है। पेप्सिन एंजाइम मतलब कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का, प्रोटीन जो है बहुत हार्ड होता है, तो पाचन उसका शरीर में दो जगह होता है, यहाँ और उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे, ठीक है। तो दो जगह प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन पुनः एक रिक्वेस्ट कि कृपया जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, और अधिकाधिक साथियों को शेयर करें, ताकि सभी साथी इससे लाभान्वित हो सकें, और हम सभी मिलकर TT रुपीज़ जंग को जीत सकें, और न किसी का एहसान लें कि जो है सरकार के आगे पुनः हमें हाथ जोड़ने पड़े कि वो करे। हालांकि जो है ये तरीका तो गलत है कि जो है अगर जिस समय से TT लागू हुआ है उससे पहले वालों का तो इनसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो तरीका तो गलत है, पर मन मर्जी अगर सर्वोच्च न्यायालय की है तो मजबूरी भी हमारे सामने है, क्योंकि उससे आगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मजबूरी यह है कि हमें
टी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और अगर क्वालिफाई करना है तो हमें मेहनत थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी साथियों। एक तरफ जो है हम विरोध भी करते रहें इसका, और जो दूसरी तरफ मेहनत भी करें, ये अच्छा उपाय है। ताकि हम इसे क्वालिफाई कर देंगे तो जो है किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा कि जो है हमें इसके हमें जो है इससे मुक्ति दो, रिलैक्सेशन दो करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।